नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 6 दिसंबर 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस का डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहला हम लोग न्यूज़ डिस्कस करेंगे असम ट्रिब्यून से। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एशियन रेंजर्स फोरम के बारे में। जी हाँ, दिस फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एशियन रेंजर्स फोरम कंक्लूड किया जाएगा। और ये कहाँ पे कंक्लूड किया जा रहा है? गुवाहाटी में। जी हाँ, तो इसीलिए लिखा हुआ है न्यूज़ में दैट इनॉग्रल एशियन रेंजर फोरम जो है, इसके तहत जो पार्टिसिपेंट अराउंड 20 एशियन कंट्रीज़ के जो रेंजर्स हैं, दे विल कम अप एंड दे विल बी ज्वाइनिंग दिस फोरम राइट नाउ। ये कंडक्ट क्यों किया जा रहा है? सबसे पहली बात तो क्योंकि देखिए 2024 में वर्ल्ड रेंजर कांग्रेस जो कंटिन्यू किया जाएगा ना, उसमें एशिया के तरफ से जो वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को जिससे कंसिडर किया जा सके वर्ल्ड रेंजर कांग्रेस 2024 में, इसीलिए ये कंडक्ट किया जाएगा। और इसके तहत एक डिक्लेरेशन भी अडॉप्ट किया जाएगा जिसको कहा जा रहा है, जिसका नाम होगा गुवाहाटी डिक्लेरेशन। एनीवेज, गुवाहाटी डिक्लेरेशन तो बात की बात है। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं दैट एशियन रेंजर्स फोरम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है दैट एक डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करना, और ये डिक्लेरेशन होगा रेंजर्स फॉर रेंजर्स, जिसका मेन एम्फेसिस पता है क्या होगा? मेन एम्फेसिस होगा दैट नेचर को कैसे कंजर्व किया जा सके, कैसे इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जा सके, और कैसे वैसे स्ट्रैटेजीज को आइडेंटिफाई किया जा सके जिससे सपोर्ट और एम्पावर किया जा सके एशियन रेंजर्स को इफेक्टिवली एंड रिस्पॉन्सिबली। ठीक है, तो इसीलिए ये एशियन रेंजर्स फोरम कंडक्ट किया जा रहा है। एशियन रेंजर्स फोरम ऑफ कोर्स ये पहला एशियन रेंजर्स फोरम है जिसके तहत एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा नॉट ओनली टू द रेंजर्स बट थ्रू आउट ऑल ओवर एशिया। अगर देख लीजिएगा ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो क्या रेंजर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, यस, उनको भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा और कोलाबोरेट किया जाएगा थ्रू आउट ऑल दीज 20 मेजर एशियन कंट्रीज़ दैट क्या क्या इश्यूज़ अफेक्ट कर रहे हैं रेंजर्स को ग्लोबली, और उसके क्या क्या सोल्यूशंस, क्या क्या गोल्स हो सकता है। बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म होने वाला है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे हर एक देश के जो इंपॉर्टेंट रेंजर्स है, दे विल ट्राई टू शेयर देयर नॉलेजेस, दे विल ट्राई टू क्रिएट पार्टनरशिप एज, साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे किया जा सके, जिससे हमारा आइडिया, चाइना के रेंजर्स का आइडिया, अलग रेंजर्स का आइडिया को फ्यूजन हो सके। सोचो, मैं अगर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक में आइडिया दे रहा हूँ, आप भी अगर वो आइडिया दे रहे हो, तो एक थर्ड पर्सन भी एक आइडिया दे रहा है, तो तीनों के आइडिया का फ्यूजन जो है कहीं ना कहीं, यस, इट माइट लीड टू गुड रिजल्ट्स राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साइक्लोन मिशोंग के बारे में। साइक्लोन मिशोंग, इसका प्रोनाउंसिएशन अगर गलत होगा तो माफ़ कीजिएगा, बट यस, प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर्स, द स्पेलिंग मैटर्स अप टिल यू नो इट ना। एनीवेज, कहा देखो न्यूज़ में क्या था, पहले तो समझना पड़ेगा दैट ये वीक हो रहा है इनटू डीप डिप्रेशन ओवर कोस्टल आंध्र प्रदेश। नाउ ऐसा क्यों दिया गया डीप डिप्रेशन? अभी तो हम लोगों ने साइक्लोन डिस्कस किया, तो साइक्लोन क्या होता है, डीप डिप्रेशन क्या होता है, क्या ये कुछ अलग अलग एस्पेक्ट्स है क्या? देखो, दो तरीके का साइक्लोन होता है, ये आप लोगों ने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक होता है टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ओशंस या फिर गर्म वाटर्स के ऊपर जनरेट होता है, बट वहीं पर अगर मैं बात करूं टेम्परेट साइक्लोन का, तो टेम्परेट साइक्लोन जो है ये ओशन के ऊपर भी जनरेट हो सकता है और लैंड के ऊपर भी जनरेट हो सकता है। ठीक है, नाउ साइक्लोन मिशोंग जो है, इसको यहाँ पे क्यों लिखा गया दैट ये वीक होकर डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया? मतलब क्या साइक्लोन, क्या इसका मतलब थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डीप डिप्रेशन क्या थोड़ा ज़्यादा वीक है? तो वही समझते हैं। देखो, हमारा जो IMD है ना, दैट इज़ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये ही क्लासीफाई करते हैं साइक्लोन्स को ऑन द बेसिस ऑफ विंड स्पीड। अगर देख लीजिएगा, एक होता है सुपर साइक्लोन, इसका विंड स्पीड जो है 221 किलोमीटर से पर आवर से भी ज़्यादा होता है। कुछ ऐसे साइक्लोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जिनका जो विंड स्पीड है इनसे कम होता है। एक होता है साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसका विंड स्पीड और भी कम होता है। उसके बाद आता है डीप डिप्रेशन। तो अनडाउटेडली जी हाँ, ये बिल्कुल सही है दैट साइक्लोन्स जो है दे आर रिस्पेक्टिवली मच मोर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू डीप डिप्रेशन। एंड डीप डिप्रेशन और साइक्लोन में जो फ़र्क होता है ना, वो यही फ़र्क होता है दैट साइक्लोन्स थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिफाइड विंड्स बहती हैं उसमें, और डीप डिप्रेशन की जहाँ तक बात करें वहाँ पे थोड़ा
कम इंटेंसिफाइड विंड बहती है, ठीक है। नाउ साइक्लोन्स इन जनरल, अभी मैं यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करूँगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अगर देख लीजिएगा ये ओशंस में ही जनरेट होती है, जी हाँ, सी या फिर ओशंस के ऊपर ही जनरेट होती है, ये कभी भी लैंड के ऊपर जनरेट नहीं होगी, ठीक है। चलो नाउ ये जो है लो प्रेशर फॉर्मेशन होता है, जी हाँ एब्सोल्युटली, सर्कुलर विंड्स होती है और आइसोबार्स काफ़ी ज़्यादा क्लोज होता है। और ये आइसोबार क्लोज क्यों होता है पता है? उसका मेन रीज़न है आपका कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। जी हाँ, आप लोगों ने जो जो समझ लिया था कोरियोलिस फोर्स, दे आर एब्सोल्युटली इन राइट ट्रैक। आप लोग एक्चुअली में अपना पढ़ाई घर में भी कर रहे होगे। एनीवेज, इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होते हैं और वो कंडीशंस क्या है? दैट ओशंस जो होने चाहिए वो वार्म ओशन होने चाहिए, मॉइस्चर जो होना चाहिए वो एबंडेंट मॉइस्चर होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स का तो प्रेजेंस होना ही चाहिए, और साथ ही साथ अपर एयर डाइवर्जेंस। क्योंकि सोचो आप, ये ओशंस में अगर साइक्लोन जनरेट होता है तो ये घूम घूम के जनरेट होगा ना, राइट। तो ये कोई एक ऐसा लेवल में ज़रूर आना चाहिए जहाँ पर ये डाइवर्ज करे चारों तरफ, ठीक है। अदरवाइज आप सोचिए ना, ये अगर डाइवर्ज नहीं करेगा तो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म क्या मेंटेन रहेगा? नहीं ना। जी हाँ, इसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो देखो, ये जो है ना नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी जनरेट होता है ये साइक्लोन, और सदर्न हेमिस्फेयर में भी, ऑफ कोर्स ट्रॉपिकल रीजन्स में, राइट। नदर्न हेमिस्फेयर में जो ये घूमता जो है ना, बोला ना सर्कुलर विंड, तो किस डायरेक्शन में सर्कुलेट करता है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? नदर्न हेमिस्फेयर में ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, लिखा हुआ ना एंटी क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर में ये होगा ये क्लॉकवाइज, है ना। और ये जैसे लैंडफॉल होता है इसका, जैसे देखो ये सस्टेन तो करता है ओशंस के ऊपर, सी के ऊपर, बट लैंड के ऊपर गिरते साथ साथ ये मर जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर सप्लाई लैंड के ऊपर तो बंद हो जाती है, ठीक है। अच्छा, और एक जनरल फैक्टर मान लीजिएगा दैट बे ऑफ बंगाल में जो है यूजुअली ज़्यादा साइक्लोन्स हमको देखने को मिलता है एज कंपेयर टू अरेबियन सी, ठीक है। दीज आर द बेसिक फैक्चुअल थिंग्स अबाउट साइक्लोन्स, आई एम नॉट डेव डीपर इनटू इट, ठीक है। यस, नाउ क्रिएटर इकोनॉमी, ये बिजनेस स्टैंडर्ड का न्यूज़ था और मुझे लगा दैट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द रीज़न बीइंग आई विल टेल यू, क्योंकि अभी देखो क्या है ना, अभी आप लोग का इंटरव्यू भी चल रहा है बहुत जनों का, 2 जनवरी तक इंटरव्यू भी चलेगा आप लोग का, और कहीं ना कहीं आप अगर देख लीजिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड आते हैं, क्योंकि ये जो है ना एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमारे देश का एक ग्रास रूट प्रॉब्लम है, राइट। सो यहाँ पे बोला जा रहा है, ये आर्टिकल में एक्सप्लोर किया है द एडवांटेजेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ क्रिएटर इकोनॉमी। एक क्रिएटर इकोनॉमी को एस्टेब्लिश करने का एडवांटेज क्या होता है, और ये बेस किया गया नॉन फंजिबल टोकन्स एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, राइट। तो पहले तो हम समझते हैं क्रिएटर इकोनॉमी क्या होता है, उसके बाद हम लोग NFTs के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में। देखो क्रिएटर, अगर मैं सोचो से फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा नया चीज़ क्रिएट करता हूँ, राइट, जैसे बोलते हैं ना यूट्यूब में आप वीडियोस देखते हो ना, तो वो लोग वीडियोस कौन करता है? वो क्रिएटर्स क्रिएट करता है, राइट। तो क्रिएटर्स जब वीडियोज़ को क्रिएट करते हैं तो देखो यूट्यूब से उतना इनकम नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है, इट इज़ इतना नहीं होता है जिससे कि आप सस्टेन कर सको, बहुत कम देता है यूट्यूब, राइट। नाउ ये जो क्रिएटर इकोनॉमी बोला गया है, ये रेफर करता है टू एन इंटरनेट फैसिलिटेटेड इकोनॉमिक मॉडल, जो क्या कोई भी क्रिएटर को अलाउ करता है, और या फिर इन्फ्लुएंसर्स को, जैसे यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के, टिकटॉक, ये सब नहीं होता है, वो लोग जैसे डायरेक्टली रेवेन्यू अर्न कर सके, ठीक है। अभी क्या होता है, अभी जैसे हम अगर यूट्यूब में अगर डाल रहे हैं वीडियो, तो यूट्यूब हमको पैसा देगा तो ही ना मैं कमा पाऊंगा। अल्टीमेटली मेरा पेमेंट कहाँ से हो रहा है? यूट्यूब से हो रहा है। बट अगर मैं सोचो आपको डायरेक्टली अगर अपना प्रोडक्ट बेचूं, तो आप मुझे डायरेक्टली पैसे दोगे ना, समझ रहे हो बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। तो ये प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है कंटेंट, प्रोडक्ट्स और सर्विस इंडिपेंडेंटली, मतलब कोई भी क्रिएटर जो है इसमें आराम से इंडिपेंडेंटली चीज़ों को बेच सकता है। नाउ सवाल होता है, हाउ NFTs एंड ब्लॉकचेन्स आर हेल्पिंग क्रिएटर इकोनॉमी, ये कैसे हेल्प कर रहे हैं? देखो अगर आप देख लोगे NFT मतलब क्या होता है पता है? जैसे अगर मैं सोचो 10 रुपए का नोट है, ठीक है, 10 रुपए का नोट है ना। अच्छा, आप मैं अगर अपना 10 रुपए का नोट आपको दे रहा हूँ तो आप ले लोगे और आप अपना वाला मेरे को दे दोगे, एक्सचेंज, राइट। नाउ अब मेरे 10 रुपए वाले नोट में अगर विराट कोहली का सिग्नेचर हो गया, ऑटोग्राफ हो गया, अब क्या आपसे फॉर एग्जांपल आपका नोट में कर दिया, अगर आप मैं बोलूँ ले भाई मेरा 10 रुपया है, आप अपना वाला 10 रुपया दे दोगे, क्या आप दोगे? नहीं, राइट। क्यों? क्योंकि वो आपका नोट एक ऐसा नोट है जो क्या बिल्कुल अलग है, दुनिया में वैसा नोट दूसरा है ही नहीं, मतलब दैट इज कॉल्ड नॉन फंजिबल टोकन, राइट। और ये नॉन फंजिबल टोकन्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के थ्रू बहुत इजीली आप बेचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि सोचो आप अपना प्रोडक्ट, आप एक वीडियो ही बना रहे हो, आप उसको वीडियो को बेचना है, राइट। तो जो भी आपको वीडियो खरीदेगा ना, से फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए ने
आप यू आर ए क्रिएटर और पर्सन ए ने आपका वीडियो खरीदा, तो वो अगर खरीदागा तो सिर्फ वही देख पा सकेगा अपना आईडी से, और कोई नहीं देख सकेगा, ठीक है, उसको आप डाउनलोड भी नहीं कर सकते हो। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ नॉन फंजिबल टोकन। अभी भी क्या होता है, अभी जैसे से फॉर एग्जांपल किसी ने कोई भी चीज़, जैसे मैंने वीडियो बेचा, आपने डाउनलोड कर लिया, राइट, तो आप अपने दोस्तों को दे दोगे क्योंकि वो वीडियो दूसरा भी देख पा रहा है ना, समझ लो। तो ये ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी है ये NFT, जो कि क्रिएटर के लिए भी अच्छा है और जो कंज्यूमर है उनके लिए भी अच्छा है। तो इसीलिए लिखा हुआ है दैट ये जो मॉडल है वो प्रमोट करता है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव इंडिपेंडेंस, और ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है दैट ये अट्रैक्ट भी कर सकता है डाइवर्स ऑडियंस फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, राइट, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ये PIB का न्यूज़। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया को फिर से री इलेक्ट किया गया है फॉर द 2024-2025 बाइनियम, राइट। नो, ये IMA काउंसिल जहाँ पे इंडिया को री इलेक्ट किया गया ना, ये IMA काउंसिल का काम क्या है पता है? ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है इस ऑर्गेनाइजेशन का, और इनका काम ही है दैट ये वर्क को कैसे ये सुपरवाइज कर सके। और IMO दैट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की जहाँ तक बात करो तो ये यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो क्या वर्क करती है ऑन इम्प्रूविंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मिशन का, तो यस, इनका काम ही है जिससे ये कॉपरेट किए कर सके थ्रू आउट, जिससे ओवरऑल शिपिंग सेक्टर को अगर बात करें तो उसको सस्टेनेबल बनाया जा सके, शिपिंग सेक्टर को एफिशिएंट, इन्वायरमेंटली साउंड और साथ ही साथ सेफ। ना सस्टेनेबल मतलब यस, अभी तो जैसे बहुत सारे शिपिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जा रहा है, राइट, तो ऑफकोर्स इफेक्टिव, सस्टेनेबल एक बहुत ब्रॉड टर्म है, जिसको इकोनॉमिक टर्म में भी इफेक्टिव बनाना इज सस्टेनेबल, इन्वायरमेंटली इफेक्टिव बनाना इज ऑल्सो सस्टेनेबल, और सेफ शिपिंग जो बोला गया ना, सेफ मतलब क्या, अगर आप अपना शिप अगर सोचो यहाँ से यूरोप ले जा रहे हो और बीच में अगर पायरेट्स ने आपको शिप को अटैक कर दिया तो अब तो गया सारा प्रोडक्ट ना, समझ लो, दैट इज नॉट सेफ शिपिंग, राइट। सो इसीलिए दीज आर कॉल्ड थिंग्स, राइट। नाउ नेक्स्ट द हिंदू का ये न्यूज़ है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज के बारे में। नाउ COP28 क्लाइमेट समिट जो दुबई में हुआ था, उसके दौरान 118 कंट्रीज़ जो है उन्होंने प्लेज किया है दैट यस, ये लोग जो है ना 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ट्रिपल कर देंगे। जैसे अभी अगर सोचो 100 मेगावाट का प्रोडक्शन है तो 2030 तक 300 मेगावाट का प्रोडक्शन होगा, मतलब दैट इज एग्जाम्पल दिया, ठीक है, इसका मतलब इतना मेगावाट तो बहुत छोटा ही हो गया। तो एनीवेज कमिटिंग टू एटलीस्ट बोला जा रहा है इतना गीगावाट ऑफ एनर्जी, जो कि एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट करेगा आने वाले समय में 2030 तक बाई मोर देन 4%। नाउ इसमें ये प्लेज में लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज़ है जिन्होंने इस प्लेज को साइन नहीं किया गया, जिसमें इंडिया भी है, जी हाँ, चाइना भी है, रशिया भी है। नाउ क्योंकि ये प्लेज जो है ना एक लीगल सैंक्शंस प्रोवाइड कर दे रहा है, मतलब लीगल, अगर आप इस प्रोजेक्ट को साइन कर रहे हो देन लीगली यू आर बाइंडेड काइंड ऑफ थिंग, राइट। एंड वैसे अगर COP28 के मेन एग्रीमेंट में इन टाइप के निगोशिएशन टेक्स्ट को तो इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इसको तो अलग से किया जा रहा है, इसीलिए इंडिया ने, चाइना ने, रशिया ने इसको बिल्कुल साइन नहीं किया। नाउ सवाल होता है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इंडियाज़ नॉन पार्टिसिपेशन। वैसे तो देख लीजिए कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऐसा नहीं प्रोवाइड किया गया है जिसमें रीजंस दिया जा सके दैट हम लोगों ने इस ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज को क्यों नहीं साइन किया। वैसे तो ये प्लेज नाम से तो सुंदर लग रहा है, बहुत खूबसूरत मतलब अच्छा लग रहा है ना, हाँ चलो रिन्यूएबल सेक्टर को प्रमोट करना है, एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करना है, बट आपको समझना पड़ेगा क्यों नहीं साइन कर रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे रीजंस दिए गए दैट इंडिया का डिसीजन जो है वो, देखो क्या है ना, इंडिया ने अपना नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन पंचामृत प्लेजेस दिए हुए हैं, राइट, जिसके तहत हम लोग 2030 तक 500 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। नाउ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है कोल को भी एज अ क्रूशियल एलिमेंट फॉर एनर्जी मिक्स। अब देखो ये साइन करने से क्या होता है दैट ये लोग हम लोग को प्रेशर डालते हैं दैट नहीं नॉन फॉसिल फ्यूल से ही आप इस्तेमाल कीजिए, बट हम लोगों ने तो ऐसा नहीं बोला ना, हम लोगों ने बोला है दैट हम लोग डेवलप करने के लिए कोल का भी यूटिलाइजेशन को हम लोग बढ़ाएंगे। इनफैक्ट देखो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी, ये नीति आयोग का डेटा है, देखो नीति आयोग का डेटा है, फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से कोल का प्रोडक्शन अगर देख लीजिएगा ये लेकिन बढ़ ही रहा है, 2030-35 तक बढ़ रहा है, देख रहे हो, उसके बाद ना घटना स्टार्ट हो रहा है। तो अगर 2035
40 तक अगर ये बढ़ ही रहा है तो हम लोग कैसे उसको घटा सकते हैं? हम लोग का तो मेन एम है दैट हम लोग डेवलप कर सके. वी शुड इंक्लूड सो दैट इंडिया कुड बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी, राइट. और उसके लिए हम लोग को जो भी करना है, यस वी विल डू टू मेक श्योर दैट वी अचीव दिस गोल. राइट नाउ ये जो प्लेज है दैट इज ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज, इसमें कोलैबोरेट किया जा रहा है 20 कंट्रीज का ऑन रेजिलिएंट वैल्यू चेन्स एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. एक्सपैंड किया जा रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट जिससे स्केल किया जा सके रिन्यूएबल एनर्जी को, इन्हांस कर सके टेक्निकल सपोर्ट और कैपेसिटी बिल्डिंग को डेवलपिंग इकोनॉमीज में, और एक्सलरेट कर सके क्रॉस बॉर्डर ग्रिड इंटरकनेक्शंस को. राइट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक न्यूज़ जहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ था रिगार्डिंग बायो विजन फॉर भारत इंडिया. राइट सो भारत कुछ अलग नहीं है, इंडिया ही है. यस बायो विजन फॉर इंडिया या फिर बायो विजन फॉर भारत. नाउ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल दैट इज़ BRIC, ये क्या होता है ऑफकोर्स डिस्कस करता हूँ. इनका इनॉग्रल मीटिंग था जिसमें एम्फेसाइज किया दैट हमें इंडिया के लिए बायो विजन सेट करना पड़ेगा. बायो विजन मतलब बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोग को इंडिया को कैसे ग्रो कर सके. बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? देखो बायोलॉजी को कभी अगर टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में अगर आप इस्तेमाल कर सको उसको, राइट, और ऑफ कोर्स वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आप क्रिएट कर सको, देन दैट इज़ व्हाट कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है ना. ये जो मीटिंग था इसमें अराउंड 14 टॉप साइंस ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस को एक साथ लाया गया अंडर अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म, और उसका मेन एम यही था दैट कैसे मैक्सिमाइज किया जा सके इम्पैक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ये जो ब्रिक सोसाइटी है इसका एम पता है क्या है? एम है दैट पब्लिक और प्राइवेट रिसर्च पार्टनरशिप को कैसे इंगेज कर सके, कैसे नॉन गवर्नमेंटल रिसोर्सेज को हम लोग रिसीव कर सके और मेंटेन कर सके डिस्टिंक्ट रिसर्च मैंडेट्स, है ना. और ऑफ कोर्स ये अंडर कॉमन गवर्निंग बॉडी के अंडर ही हम लोग मेक श्योर करेंगे दैट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी बढ़ सके, नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस का ले लीजिए रिसर्च को कहीं ना कहीं प्रमोट किया जा सके. और ये जो है ब्रिक दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, इसके बारे में ये अगर बात करें तो ये एक एपेक्स ऑटोनोमस सोसाइटी है जो क्या ऑपरेट कर रही है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो क्या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है. और इसको इस्टेब्लिश किया गया है विद द एम ऑफ सेंट्रलाइजिंग एंड यूनिफाइंग बायोटेक गवर्नेंस अक्रॉस द कंट्री. इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, ये इन्वॉल्व करता है एक अम्ब्रेला के अंडर 14 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस. ऑटोनोमस मतलब AI यहाँ पे बोला गया, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मत समझ लेना. बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो 14 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस थे उसको सबस्यूम करके ही बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल का निर्माण किया गया था. ठीक है, तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी आज के सेशंस में. अगर समझ में आई होगी तो यू कैन शेयर दीज ऑल वीडियोस विद ऑल डिफरेंट अदर फ्रेंड्स एज वेल. मिलते हैं हम सबके साथ नेक्स्ट सेशन में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच.